देखिए, इसके पहले हम लोग लाइसोसोम पढ़े थे, लाइसोसोम और उसके कार्य पढ़ चुके थे। अब अगला टॉपिक है अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, ये नाम से ही लग रहा है अंतर्द्रवी, द्रव के अंदर के जो द्रव है, कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर एक जाली जैसी संरचना पाई जाएगी। एक जाली जैसी संरचना को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अंतर्द्रवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने, इस अंगक की खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये बहुत अधिक संख्या में ये असंख्य शाखाओं वाली झिल्लियों का जाल है। कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्रायः यह सबसे बड़ी झिल्ली होती है और ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। इसका फर्स्ट नंबर होता है सिस्टर्नी, सेकंड नंबर होता है बैग्स या वेसल्स, और थर्ड नंबर होता है ट्यूब्यूल्स। इन तीनों संरचनाओं से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे ER नाम से भी जानते हैं, इसे ER भी कहते हैं। ये 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है और इसमें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक RER होता है और एक SER। राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति की व्यवस्था के हिसाब से देखें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, RER और SER, या स्मूदल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है ये रफ, ये स्मूदल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, रफ कौन सा होता है और स्मूथ सपाट, या इसे हम कह सकते हैं खुरदरा, और ये सपाट होता है। तो खुरदरा कौन सा होगा, जिनके ऊपर यहाँ पे जिनके ऊपर राइबोसोम के कण होते हैं वो खुरदरा होता है या रफ होता है। तो राइबोसोम जिस झिल्ली के ऊपर या जिस एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम पाया जाएगा वो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे एक नाम से और हम कह सकते हैं कि कणिका युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होता है इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, तो इस बेस पर इसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ या सपाट या अकणिका युक्त। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम के कण नहीं है। ये कौन सा होगा, SER, स्मूदल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सपाट एंडोप्लाज्मिक या चिकनी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति होगी वो RER होगा, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति होगी वो SER होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक RER और एक SER। RER का मतलब यहाँ पे खुरदरा या कणिका युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब यहाँ पे सपाट या चिकनी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। लिपिड्स का निर्माण भी ये करता है। तो जो लिपिड्स होते हैं, हम जानते हैं जितने भी लेयर होते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं सेल का या सेल ऑर्गन्स का, वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। तो जितने भी यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होंगे, वो चाहे सेल का मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल के ऑर्गन्स जितने होते हैं उनके मेम्ब्रेन हो, वो किसके बने होंगे, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के, या प्रोटीन और लिपिड के बने होंगे। तो ये क्या करता है, इसमें ये राइबोसोम जो होता है, इसका ये राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसका मतलब राइबोसोम करेगा क्या, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करके इनमें क्या करता जाएगा, रखता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। फिर यही क्या करेंगे, एक अलग संरचना में स्टोर कर देंगे, या ये अलग हो जाएंगे, जहाँ पे प्रोटीन स्टोर हो जाएगा वो अलग हो जाएगा और पैक बन जाएगा। वही पैक यहाँ पे केंद्रक के दिशा निर्देश पर वो जहाँ पे कहा जाएगा वहाँ पे उसको पहुँचाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये किस पे पाया जा रहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और वो भी कौन सा होगा, RER का। तो ये करता क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण करेगा कौन, राइबोसोम, और राइबोसोम को एक निश्चित स्थान प्रदान करेगा कौन, अंतर्द्रव्यी जालिका। भाई यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम कर रहा है, और राइबोसोम को व्यवस्थित होने के लिए जगह कौन दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है, पहला काम इसका क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करना। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। दूसरा नंबर आता है लिपिड्स का निर्माण करता है। ये जो होता है किसका निर्माण करेगा, लिपिड्स का। और लिपिड्स का क्या काम होता है, हमारे सेल्स में हम जानते हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, जितनी भी झिल्लियाँ होती हैं, या जितने भी सेल्युलर ऑर्गन्स होते हैं, उनका ऊपरी कवर बनाने के काम में आता है लिपिड्स। और देखिए केंद्रक कला का निर्माण, तो ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, और उसके बाहर का ये जो आवरण है उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक कला। ये केंद्रक कला होती है। केंद्रक कला का निर्माण कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक बार ऐसे संक्षिप्त देख लें, इसकी खोज किसने की थी, KR पोर्टर ने। इस ऑर्गन की खोज KR पोर्टर ने की थी। ये झिल्ली जैसी संरचना, जाल जैसी संरचना होती है, और हमारी कोशिका में सबसे बड़ी झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब ऐसे ही देख लीजिए, अगर इसको फैलाया जाए तो कितनी बड़ी झिल्ली हो जाएगी। यहाँ से देखिए मुड़ा हुआ है, मुड़ मुड़ करके ये एक जाल जैसी संरचना बना रहा है। अगर इसको कंप्लीट ओपन किया जाए तो बहुत बड़ा भाग बनाएगा ये। अब देखिए ये राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरा या कणिका युक्त या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम की उपस्थिति होती है। ऐसे अंतर्द्रव्यी जालिका जिनकी सतह पर राइबोसोम व्यवस्थित होते हैं वो खुरदरा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कणिका युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। दूसरा नंबर है जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, उस पे राइबोसोम नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो सपाट कहलाता है, स्मूदल कहलाता है, या अकणिका युक्त। तो अब ये तो क्या किया, इस पे राइबोसोम है नहीं, तो राइबोसोम है नहीं तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पर राइबोसोम को व्यवस्थित होने के लिए जगह नहीं मिल पाई है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करेगा। बाकी जो दो काम है, केंद्रक कला का निर्माण करना और लिपिड्स का निर्माण करना, ये दोनों काम करेंगे। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह स्थान प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण करता कौन है, राइबोसोम करता है, और राइबोसोम के लिए इस पर कोई जगह नहीं है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करवा पाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा, KR पोर्टर ने इसकी खोज की। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। किस बेस पर इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेस पर। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है गाल्जी बॉडी का, या गाल्जी काय जिसे कहते हो।
या इसी गाल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसे गाल्जी बॉडी कह लो या गाल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो, कुछ भी कह लो। तो देखिए गाल्जी काय कोशिका का एक प्रमुख अंगक है। इनकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में की थी। तो ये एक प्रमुख अंग होता है और ये जो गाल्जी काय होता है हमारे कोशिकाओं के अंदर का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये कोशिकाओं के अंदर का क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पदार्थों को, किस पदार्थ को किस दिशा में जाना है ये सही दिशा दिखाता है। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस क्या करता है भाई, वहाँ पे ट्रैफिक में ट्रैफिक ना लगे और वो रास्ता बताता है किधर किसको कब जाना है। तो वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सेल के अंदर कौन कर रहा है? गाल्जी काय कर रहा है। गाल्जी काय कर रहा है, गाल्जी बॉडी कर रहा है। किस पदार्थ को किस दिशा में कहाँ जाना है उसका निर्धारण करेगा कौन? बाकी सारे काम जो होते हैं किसके दिशा निर्देश पर? केंद्रक के दिशा निर्देश पर। लेकिन ये करता क्या है? केंद्रक ने तो दिशा निर्देश दे दिया कि भाई क्या काम करना है, कहाँ करना है, लेकिन किस पदार्थ को कहाँ जाना है ये सही दिशा उनको दिखाता है। इस बेस पर इसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये कोशिका का यातायात नियंत्रक या यातायात का पुलिस कहा जाता है गाल्जी का। इसे ये पौधों में भी पाया जाता है, लेकिन पौधों में कुछ अलग नाम से जाना जाता है। पौधों में ये डिक्टियोसोम नाम से जाना जाता है। पौधों में ये डिक्टियोसोम नाम से जाना जाएगा और जंतुओं में ये जाना जाता है किस नाम से? गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका काम क्या होता है? पहला नंबर तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन से पदार्थ को किस दिशा में जाना है उसका निर्धारण करना। किसका काम? गाल्जी काय का। दूसरा नंबर है यह विभिन्न पदार्थों का श्रावण करती है, सेक्रेट करती है। जैसे लिपिड्स हो गया या अन्य कोई पदार्थ हो गया उसका ये सेक्रेशन करता है, श्रावण करता है, निकालता है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशापट्ट का निर्माण करता है। तो कोशापट्ट का मतलब है यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में एक वाल जैसी संरचना बनाता है जिसे कोशापट्ट कहते हैं, जिससे कि दो भागों में वो डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे ये सपोज दैट कोशिका है तो इसका डिवीज़न जब होगा तो ये पट्ट बनाएगा और ये पट्ट बनाता कौन है? गाल्जी बॉडी। एक सेल ये बन जाएगी, एक सेल ये बन जाएगी। और ये हार्मोन्स के श्रावण में भी सहायक होते हैं। ये हार्मोन्स के श्रावण में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? गाल्जी बॉडी जो होती है सबसे ज़्यादा ऐसे ऑर्गन्स में पाई जाती है जहाँ से पदार्थों का सीक्रेशन होता है या पदार्थों का श्रावण होता है, क्योंकि इसका काम क्या है? विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना। तो ऐसे ग्लैंड्स में ये ज़्यादा पाए जाएंगे जहाँ से हार्मोन्स का श्रावण होता है, एंजाइम्स का श्रावण होता है, वहाँ पे ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पाए जाएंगे। अब अगला नंबर देखिए आता है हमारा केंद्रक। केंद्रक मतलब ये वाला भाग। अब इसको बड़े रूप में अगर देखें ये दोहरी झिल्ली की बनी एक संरचना होती है जिसके बीच में न्यूक्लियस होगा और इसी में जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, जो दो टाइप्स के होते हैं वैसे, मुख्यतः डीएनए और आरएनए। ये जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, ट्रांसफ़र करना, किसका काम होता है? जेनेटिक मटेरियल का। अब देखिए ये जो लेयर होती है ये क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है।
और ये न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि इसके पहले बताया गया था यहाँ पे कि वो जो कोशिका द्रव्य होता है और जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य के बारे में हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो किससे मिलकर के बना होगा? पहला नंबर तो साइटोप्लाज्म होगा प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, देखिए यहाँ पे एक ये संरचना छोटी सी। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? ये जो लिक्विड भरा होता है, ये जैसे यहाँ पे इसके अंदर जो लिक्विड भरा है ये, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा, दोनों को मिला करके बनता क्या है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म क्या है? केंद्रक कला के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर का जो लिक्विड होता है। जैसे ये केंद्रक कला है और ये कोशिका कला है, इन दोनों के बीच जो लिक्विड भरा होता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, या इसे हम कोशाद्रव्य या कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, जो केंद्रक के अंदर लिक्विड भरा होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। कोशाद्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के बनाते क्या हैं? प्रोटोप्लाज्म, या फिर इसे हम कह सकते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। तो देखिए इसमें केंद्रक में, कोशिका में या केंद्रक तथा कोशिका भित्ति के केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? सेल की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? नाम थोड़ा सा मिलता जुलता, न्यूक्लियस की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। यह गोल आकृति की संरचना होती है और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो जीवद्रव्य में, जितनी भी जैविक क्रियाएं, इससे पहले बताया गया, जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी वो किस में होंगी? जीवद्रव्य में। लेकिन उन सारी जैविक क्रियाओं पर, उन सारे बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, उन सारे के सारे प्रोसेस पर नियंत्रण किसका होगा? इस न्यूक्लियस का। इसलिए इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, मैनेजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर के सारी व्यवस्था की देखरेख करता है, सारी क्रियाओं की कंट्रोलिंग करता है, क्योंकि इसी की देखरेख में सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। वो चाहे जो भी क्रिया हो, किस पदार्थ को या कौन से ऑर्गन्स को कितना कौन सा पदार्थ चाहिए, उन सब का निर्धारण करेगा कौन? ये केंद्रक करता है। इसलिए ये मैनेजर या कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है? विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करना और कोशिका विभाजन का नियंत्रण, और अगला नंबर है आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करना। तो ये आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण प्लस क्या करता है? उसके साथ में नियंत्रण भी करता है। अभी इससे पहले बताया गया था पिछली क्लास में कि इसके अंदर कितने जीन होते हैं? 25,000 जीन होते हैं। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर 25,000 जीन होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ओनली 37 जीन होते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? लक्षण के लिए, और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इसमें केंद्रक के अंदर कितने जीन होंगे? 25,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। वैसे तो सारी क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है, तो आनुवांशिक क्रियाओं का भी ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। आनुवांशिक पदार्थों का भी नियंत्रण करता है। जैसे इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होंगे, डीएनए और आरएनए का,